का जो टॉपिक है वो है 0R। सर ठीक है, आज का जो सेशन है वो है 0R बट कंट्रोल्ड मैनर में। ठीक है, कंट्रोल्ड मैनर का मतलब हमें भी कुछ चीज़ें आपको बतानी है और आपके क्वेश्चन को भी एड्रेस करना है। ठीक है, तो जिसका जो मन हो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कुछ चीज़ें मैं भी लेके आया हूँ वो जो आपको एक्सप्लेन करनी है, जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा हो अभी तक के क्लास में तो पूछ सकता है, एनीवन। द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग कमीशन अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्लानिंग कमीशन अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब इसकी जगह पे क्या चीज आ गई? नीति आयोग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की जगह पे अब नीति आयोग आएगी, और दोनों को ही चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही करते थे। अभी इसके बारे में आज पीपीटी में क्वेश्चन था। प्लानिंग कमीशन मैं बता रहा हूँ। प्लानिंग कमीशन आप लोगों को देखिए एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। इंडिया में कई तरह की बॉडीज हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन एक बॉडी है, फाइनेंस कमीशन एक बॉडी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ऐसी बहुत सी बॉडी हैं। तो लेकिन इसका हम कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे, कि हम कैसे याद रखेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे? तो हमने इनका कैटेगराइजेशन किस तरीके से किया है? 3 तरीके से किया है, या एटमोस्ट 2 तरीके से किया है। 2 तरह की इंडिया में बॉडी एग्जिस्ट करती है। नंबर 1, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नंबर 2, स्टैट्यूटरी बॉडी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। कितने तरह की बॉडीज होती हैं? 2 तरह की मेन बॉडीज होती हैं, जो आप लोग को अभी जानना जरूरी है। ठीक है, पहली बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और दूसरी बॉडी होती है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या फर्क है इन दोनों में? ऐसी बॉडी कि जिसके बारे में स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, वो बॉडी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगी। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली मेंशन है, फाइनेंस कमीशन स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वैसी बॉडीज को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे। और स्टैट्यूटरी बॉडी को किसको बोलेंगे? ऐसी कोई भी बॉडी जो किसी एक लॉ के जरिए से बनाई गई है, वो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। अब जैसे लॉ के जरिए से कौन सी बनाई गई है? जैसे आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, नाम सुना है कभी इसका? राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन कब इंप्लीमेंट किया गया, तो वो कब किया गया? 2005। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक लॉ बनाया गया आपके पार्लियामेंट के जरिए से। उसमें क्या होता था कि हर एक पर्सन को ये राइट दिया गया कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन को ले सकता है ना? यही तो है राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब। तो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले सकता है। कैसे लेगा? जैसे सपोज दैट एक पर्सन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अब यूनिवर्सिटी से उसको कॉपी अपनी चेक करवानी है, तो कहाँ जाएगा, किससे कहेगा, क्या होगा? ये प्रोसेस के लिए क्या है, वो पर्सन यूनिवर्सिटी में एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे जाएगा, कंप्लेन फाइल करेगा कि मुझे ये इशू है, मुझे अपनी कॉपी रीचेक करनी है। तो क्या है, ये बंदा क्यों जा पाया? क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन उसको दिया गया है। कहेगा मुझे आरटीआई है, मुझे अधिकार है कि मैं अपनी कॉपी को रीचेक करना चाहता हूँ। तो वो बंदा कहेगा ठीक है, मैं आपको कॉपी रीचेक करवा दूंगा, आपको थोड़ा समय दे देगा, थोड़े समय बाद आप जाइए, वहाँ से आप कॉपी चेक करिए। अब सपोज दैट एक पर्सन गया और उसने कहा कि मुझे कॉपी चेक करनी है, लेकिन उस बंदे ने मना कर दिया कि हम आपको कॉपी चेक नहीं करने देंगे। तो कहेगा अरे कैसे नहीं चेक करने देंगे, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। तो बंदा इसकी कंप्लेन लेके कहाँ जाएगा? राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, इसी कंप्लेन लेके कहाँ जाएगा? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी इंफॉर्मेशन देने से मना करे, तो वो पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन लेने कहाँ जाएगा? उसके लिए कुछ कमीशंस बनाए गए, कुछ बॉडीज बनाई गई। जैसे आरटीआई में एक थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC एक बॉडी बनाई गई। चूंकि ये एक, अब क्या ये बॉडी क्या करती है, अगर कोई पर्सन पब्लिक अथॉरिटी है और वो अपनी इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है, तो आप CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक ग्रुप बनाए, एक बॉडी बनाई गई है, वहां पर जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये जो CIC किसके थ्रू बनी? RTI के थ्रू बनी।
तो जब ये कोई भी ऐसी बॉडी जो किसी एक एक्ट के थ्रू बनती है उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। आरटीआई एक एक्ट है और उसके जरिए से बनाई गई बॉडी सीआईसी है। इसी तरीके से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाम सुना होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है। ठीक है, तो इस तरह की कई बॉडीज़ हैं जो किसी एक लॉ के जरिए से बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बॉडीज़ में आ गई थी। तो जो आपका क्वेश्चन था कि प्लानिंग कमीशन को हेड कौन करता है, प्लानिंग कमीशन को हेड प्राइम मिनिस्टर साहब करते थे, और प्लानिंग कमीशन कन्वर्ट किस में हो गया, नीति आयोग में। नीति आयोग को हेड कौन करता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ही करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में किस साल में बदला, और दूसरा क्वेश्चन कि जब प्लानिंग कमीशन किस साल में बदला, और प्लानिंग कमीशन किस तरह की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? हाउ? हाँ ठीक है, हाँ अब यहीं पे बात है, एक नई तरह की बॉडी होती है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है नॉर्मल, एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो इन दोनों में ना है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। ऐसे एक लिस्ट है, लीगल बॉडी कौन सी है और नेशनल बॉडी, तो वो अलग मैटर है। अभी हमें जानने के लिए क्या, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारी कई बॉडीज आएंगी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फाइनेंस कमीशन है, इस तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी कुछ होंगी और आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो नो, Chief Election Commission is an independent body which has a power to conduct the election of Lok Sabha, Raj Sabha, President, Vice President, Legislative Assembly and Legislative Council। ठीक है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच कम्स अंडर आर्टिकल 324 टू 329। बताया था ना आप लोग को ये सब चीजें, तो ये उस बॉडी में आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन एड्रेस हो गया। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन पूछे? अभी नहीं, बाद में फिर कर लेंगे, जब ज्योग्राफी के सेशन आने वाले हैं उसमें करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कुछ चीज़ मैं बता रहा हूँ उसके बारे में बताइए। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द इमरजेंसी? व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी अगर मैंने लिख दिया देन व्हाट इज मीन? इमरजेंसी मैंने लिख दिया तो व्हाट इज मीन? कई लोग कनेक्ट हैं। इमरजेंसी का मतलब क्या है? नेशनल कैलेमिटी। हाँ, इमरजेंसी मतलब कुछ अनसर्टेन सिचुएशन आई है जिसको हमको हैंडल करने के लिए कुछ एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वेरी गुड। कोविड, हाँ कोविड-19 भी कुछ इस तरीके का है, लेकिन अब यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट से देखेंगे। देखिए, हाँ, कैन यू प्लीज स्पीक लाउडली? जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है। ये एक थोड़ा सा इशू है, बिकॉज इमरजेंसी में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसमें आपके फंडामेंटल राइट होते हैं, हर्ड होते हैं, और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उनको छोड़कर सबके साथ कुछ ना कुछ इशू होता है। वो हम लोग बात करेंगे इस बारे में। बस मैं भी कुछ विड्रॉ करना चाहता हूँ, कुछ आपको ड्रॉ करके बताना चाहता हूँ। इमरजेंसी इंडिया में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरह की बताई गई है। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नंबर 2 स्टेट इमरजेंसी, या इसको भी कभी कभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। और नंबर 3 होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल है 352, इसके लिए कितना आर्टिकल है 356, और इसके लिए 360। ये तो बेसिक चीज़ है जो आपको पता ही होनी चाहिए। ये 3 आर्टिकल हैं जो आपके अलग अलग तरीके की इमरजेंसी के बारे में दिए हुए हैं। देख लेते क्या क्या है। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बोला जाता है कि इफ़ कंट्री फेसेस, कुछ सिचुएशन को अगर कंट्री फेस कर रही है, कैसी फेस कर रही है, अगर हमारा किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाए, या कभी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए और आर्म्ड रिबेलियन, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, हमारा किसी कंट्री के साथ वॉर हो जाए, या इंडिया में ही रहने वाले कुछ लोग आर्म्ड रिबेलियन हो जाए,
इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए और इस तरह की सिचुएशन हो, तो इंडिया में क्या होता है कि कुछ उस पर्टिकुलर जगह पे या ऑल ओवर इंडिया पे इमरजेंसी लगा दी जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह की या तो वॉर हो, या तो हमारा एक्सटर्नल एग्रेशन हो, कोई बाहरी देश हमारे अंदर एक्सटर्नल एग्रेशन कर रहा हो, या कोई ना कोई इंडिया में ही, जैसे आपने देखा होगा नक्सलवाद के बारे में आपने सुना होगा, जो आपके दंडाकारण्य वाला जो रीजन है ना, वहाँ पर अगर नक्सलवाद का कोई इशू हो जाए तो वहाँ पर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वॉर, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस और इंटरनल डिस्टर्बेंस पे। अब मैं बता पहले, तो ये हो गई नेशनल इमरजेंसी, ये अंडर आर्टिकल 352 लगेगी और लगाएगा कौन? प्रेसिडेंट साहब लगाएंगे सारे। दूसरे नंबर की कौन सी आती है? स्टेट इमरजेंसी, जिसके बारे में आर्टिकल 356 पे लिखा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें बस बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जब प्रेसिडेंट साहब को ये लगे कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है दे आर नॉट कंडक्ट देयर बिजनेस ऑन द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है कि ही और शी कैन इम्पोज स्टेट इमरजेंसी ऑन स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट ऑन एनी पर्टिकुलर स्टेट। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इशू आता है कि ये कैसे उनको पता चलेगा, कब पता चलेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो उनको कोई बताएगा ना। अब प्रेसिडेंट साहब के पास इतनी पावर तो होती नहीं कि हर जगह, उनको गवर्नर साहब बताते हैं। ठीक है, गवर्नर साहब ने चुपके से बता दिया, अरे भैया वहाँ पे बहुत दिक्कत चल रही है, तो रिप्रेजेंट डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कि इनडायरेक्ट वे में वही होता है। ठीक है, तो गवर्नर साहब प्रेसिडेंट साहब को बताएंगे कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रही है, आप वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिए, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब ही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसको ये स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब कभी भी प्रेसिडेंट को लगे कि इंडिया की फाइनेंशियल सिचुएशन अब इस तरह की नहीं है कि वो सस्टेन कर पाए, उनको ऐसा लगे, तब इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है। अब ये तीनों ही इमरजेंसी लगाएगा कौन? प्रेसिडेंट साहब लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। और तीनों ही इमरजेंसी हटने का एक अलग प्रोसेस होता है। कई जगह थे, जैसे पहली बात तो कब कब लगी इमरजेंसी में बता रहा हूँ। इमरजेंसी में होता है, पहली बात तो ये कि इमरजेंसी में जो तीनों इमरजेंसी उसमें अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। नेशनल इमरजेंसी में अलग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, स्टेट इमरजेंसी में अलग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मतलब कि परिणाम, अगर वो लग गई तो होगा क्या, अगर वो लग गई तो होगा क्या, एक एक करके देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों पर भी असर पड़ता है। जैसे नेशनल इमरजेंसी सपोज दैट वॉर के जरिए, वॉर जब हो जाए तब लगे, तो आपके लोगों पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सरकार पे भी असर पड़ता है। कैसे? लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट हर्ट हो जाते हैं। मतलब कभी कभी तो ये होता है कि सारे फंडामेंटल राइट भी रोक दिए जाते हैं कभी कभी सिचुएशन में, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी हर्ट या ख़त्म नहीं किया जाता है नेशनल। आर्टिकल 20 और 21 बताइए। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 20 क्या है ये बताइएगा। राइट टू आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 20 आप लोग बताइएगा, हम हर चीज़ नहीं बताएंगे ना, थोड़ा देखिए सर्च करिए। एबोलिशन ऑफ टाइटल है आर्टिकल 18, वो प्रोसेस ही नहीं है अभी यहाँ पे, वो सब खत्म होता है। मैंने बताया ना आर्टिकल जब नेशनल आर्टिकल 18 हटाने का मैटर नहीं है। आर्टिकल 18 सिर्फ चीज़ों को प्रोहिबिट करता है कि ये टाइटल अब नहीं मिलेंगे आपको। अगर उस टाइम इमरजेंसी चल रही है, अब किसी को कोई टाइटल मिल रहा है, मतलब आर्टिकल 18 से रिलेटेड बात है, अरे भैया अभी वॉर चल रही है, पहले हम उस पर फोकस करेंगे, चुप पे बैठो तुम यहाँ पे, यहाँ ले काम नहीं करना है। मैटर इज दैट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंस नहीं दिया था किसी भी फंडामेंटल राइट को, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। फंडामेंटल राइट हर्ट हुआ। अब गवर्नमेंट पे भी असर पड़ता है। जैसे सपोज दैट सेंटर में कोई गवर्नमेंट है और इमरजेंसी लग गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टेन्योर 5 साल होता है ना, उसको हम बढ़ा भी सकते हैं 1 साल के लिए, 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। दूसरा, जब स्टेट इलेक्शन वो स्टेट इमरजेंसी लगती है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं या जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एज सच आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिटीजन पे कोई असर नहीं पड़ता, बट गवर्नमेंट पे असर पड़ जाता है। गवर्नमेंट पे कैसे असर पड़ेगा? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ की होती है और प्रेसिडेंट साहब को लगा कि ये काम नहीं करी, तो पहले तो कभी कभी उसको वो सस्पेंड भी कर सकते हैं, कभी कभी वो उनको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। और
डिसॉल्व कर तो फिर वहाँ का गवर्नमेंट वहाँ गवर्नेंस चलेगा कैसे? तो प्रेसिडेंट साहब गवर्नर को कभी कभी देते हैं या किसी एक पर्सन को प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कर देंगे कि तुम जाके वहाँ का काम देखो। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नर ही देखेंगे, प्रेसिडेंट साहब गवर्नर से कह सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग चलाइए, साथ ही साथ वो किसी अपने द्वारा पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि भाई अब तुम यहाँ का प्रोसेस देखो। ये होता है स्टेट इमरजेंसी में। नेशनल इमरजेंसी, जब आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो थर्ड इमरजेंसी अगर वो लग गई तो उसमें पैसे से रिलेटेड मैटर होगा, उसमें एज सच सिटीज़न पे तो असर पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, लेकिन एक चीज़ ये बोली जाती है कि जो बड़े बड़े जैसे क्या नाम है, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर हैं, सबकी सैलरीज कम हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब्स की भी सैलरीज कम हो जाएगी और भी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि अभी ऐसा कोई हुआ नहीं है, इंडिया में कोई इमरजेंसी लगी नहीं है, तो उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस किया नहीं गया है। इंडिया में कोई सी इमरजेंसी जो लगी नहीं है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। स्टेट इमरजेंसी तो बहुत लग गई हैं, हमेशा लगा करती हैं, अक्सर लगा करती हैं। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 की बात हुई थी, 370 एब्रोगेट किया जा रहा था, तब भी वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेट इमरजेंसी लगी थी, प्रेसिडेंट रूल लगा था, वो अक्सर लगा करता है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया इमरजेंसी का प्रोसेस। बेसिक सी चीज़ है, इसमें आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस आर्टिकल में है, और ये डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको पैरामीटर पता होने चाहिए। लोकसभा डिसॉल्व होने का कोई रीज़न नहीं बताया गया। लोकसभा की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा की ड्यूरेशन बढ़ जाती है, मैडम इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसा हुआ है। ठीक है, उस समय बताया ही तो नहीं गया था, तभी तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। हुआ क्या कि मैडम इंदिरा गांधी को लगा कि भाई ऐसा उनका अपोजिशन बहुत हो रहा है, तो चुपके से गई रात में और उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से कहा ऐसा है कि हम इमरजेंसी लगवाना चाहते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, प्रेसिडेंट साहब उस टाइम रूल जो था कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातों को प्राइम मिनिस्टर सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाके प्रेसिडेंट साहब से कहते हैं, ये जनरल रूल है। प्रेसिडेंट साहब से मैडम इंदिरा गांधी गई, कहने कि ऐसा है कि इमरजेंसी आप लगा दीजिए। अब प्रेसिडेंट साहब ने कहा ठीक है, अब ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के आए होंगी, तब हमको बता रही है, उन्होंने साइन कर दी। अगले दिन इमरजेंसी लग गई। अब जब उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही कई मिनिस्टर्स को नहीं पता था कि भाई इमरजेंसी लग गई है, तो मैटर क्या, उन्होंने क्या बताया, इंटरनल डिस्टर्बेंस की आंतरिक उपद्रव हो गया था, लोगों ने चीज़ें कर दी। फिर उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये आया और इसने बहुत सी चीज़ों में चेंज किए, इमरजेंसी के कई प्रोविज़न को चेंज किया गया। अब वो बहुत है, वो यूपीएससी के लिए इन डेप्थ एनालिसिस होती है, बस ये है कि ये ध्यान में बस आप लोग को रखना है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा कि इंडिया में इमरजेंसी कितनी बार लगी है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत कितनी बार लगी है? नो, 3 बार। 1962, 1971, एक आप लोग बताइए। हाँ, एक लगी थी इंडिया चाइना वार के साथ 1962, एक हुई थी इंडिया पाकिस्तान वार के साथ। हाँ, वो क्वेश्चन डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी, अगर सरकार उसको इजीली हैंडल कर ले रही है तो नहीं होगी। इंडिया चाइना के साथ सिचुएशन ग्रेव थी, तो वहाँ पे इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, 3 बार लगी। तीसरी कब लगी थी ये आप लोग को बताना है, सर्च करिएगा कब लगी थी। और एक चीज़ और भी है, इवन ऐसा 4 बार लगी है, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हुई 3 बार। 1962, 1971, एक तीसरी वाली और 1970 में लगी। कब लगी ये आपको बताना है। 1971 वाली जो थी वो तो लगी थी इंडिया पाकिस्तान के वॉर के साथ, साथ ही साथ जो मैडम इंदिरा गांधी ने बोली थी वो इसी बीच में बोल दिया था। ये चल रही थी इमरजेंसी, इसमें मैडम इंदिरा गांधी ने बोल दिया, तो वो वाली भी इसके साथ ही ऐड हो गई थी, लेकिन उसके लिए ऑफिशियली कोई अलग से इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई थी, वो उसी के अंदर इंक्लूड हुई और साथ में ही खत्म हुई थी। तो ये आपको बताना है वो कब हुई थी, ये सब चीज़ें देखिएगा, थोड़ा सर्च करिएगा, आपको अच्छा लगेगा, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ड्यूरेशन नहीं होता। अब इसके लिए क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी लग गई तो पार्लियामेंट से आपको इसका अप्रूवल लेना है, हर 6 मंथ पे अप्रूवल लेना पड़ता है, और जब अगर पार्लियामेंट अप्रूवल देती जाएगी तो इमरजेंसी लगती चली जाएगी, और ये तीनों के साथ होता है। ये डेप्थ आपके लिए नहीं है, ये सिविल्स के लिए होती है, वो अलग है। अब अप्रूवल का क्या प्रोसेस है, क्या मेजॉरिटी है, क्या पैरामीटर होंगे, कितने मेंबर होने चाहिए, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, 52
एंटी डिफेक्शन लॉ एग्जैक्टली है क्या? सर उसमें सर जो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते सर पार्टी। हाँ, जनरल रूल क्या है, जैसे मैंने आप लोग को एक बताया था ना कि अगर मैं बीजेपी का हूँ तो मुझे बीजेपी की बात माननी चाहिए और होना भी यही चाहिए। तो क्या होता है, एक वर्ड यूज होता था हॉर्स ट्रेडिंग, नाम सुना? नहीं सुना? हॉर्स ट्रेडिंग का नाम सुना है किसी? हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? पार्थ, वेरी गुड पार्थ। पैसे देके अपनी तरफ किसी को बुला लेना, मतलब क्या होता है कि जो पार्टीज होती है उनके पास पैसा बहुत है, सच्ची बात बताऊँ बहुत पैसा है, मतलब सबसे अगर इंडिया में कोई अमीर आदमी तो यही सब है। तो पार्टीज के पास पैसा बहुत होता है। तो जैसे मान लीजिए कि बीजेपी कर्नाटक में बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई और बीजेपी में और कांग्रेस में एकदम टसल थी, बराबर का टक्कर था। मुझे लगता है जैसे सपोज इट एग्जाम्पल 200 वहाँ पे टोटल सीट थी और अगर कोई भी पार्टी 101 सीट ले आती तो वो विन हो जाती। तो हुआ क्या, जब रिजल्ट आया तो बीजेपी को कितने मिले? 102 सीट मिल गई और कांग्रेस को मान लीजिए 98 सीट मिली। दो ही पार्टी हैं, है ना, और दोनों का पैसा बहुत है, तो बीजेपी सरकार बना लेगी, है ना। लेकिन कांग्रेस को क्या लगा, कांग्रेस ने सोचा कि अगर ऐसा है कि इनके 2 मेंबर मेरे पास आ जाएं या इनके 3 मेंबर मेरे पास आ जाएं तो पार्टी सरकार हम लोग बना लेंगे। तो उन्होंने चुपके चुपके से नीचे से बात करना स्टार्ट की, भैया तुम्हें इतना तो रुपया देंगे। अब उन्होंने कहा यार करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, अच्छा ऐसा भी कुछ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें इतने रुपए दो, हम तुम्हारी पार्टी अपनी वाली पार्टी को छोड़ देंगे, अपनी वाली पार्टी को छोड़ देंगे। मैं बता रहा हूँ उसके बीच रूल है अलग है। तो अगर भी कांग्रेस ने उनके 3 मेंबर को दिया और तीनों मेंबर इधर वाला आ गए तो अब होगा क्या, यहाँ से 3 मेंबर चले गए तो इनके पास बीजेपी के पास 99 हो गई और इनके पास कितनी हो गई 101, सरकार कांग्रेस बना लेगी। ये प्रोसेस चलता था बहुत। इवन कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई थी 60s 70s 80s में कि एक पर्सन सुबह उठा वो एक पर्टिकुलर पार्टी में, उसने लंच किया वो दूसरी पार्टी में, डिनर किया तीसरी पार्टी में। तो उसके लिए फ्रेज दिया गया, आया राम गया राम का फ्रेज दिया गया। बिहार में ये हुआ था, कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वक्त नहीं होता हम लोग को और भी चीज़ें। तो आया राम गया राम मतलब मॉर्निंग में एक पार्टी में, लंच में गया तो दूसरी पार्टी के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया, डिनर पे आया तो तीसरी पार्टी ने कर लिया। ये सिचुएशन को देखते हुए एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गुजरे, बड़ा परेशान थे। 1985 का दौर आया तो 1985 में उन्होंने कहा इस प्रॉब्लम को हमें दूर करना चाहिए। तो उन्होंने दूर करने के लिए क्या कहा कि अगर कोई भी पर्सन पैसा वैसा लेके इस तरफ से इस पार्टी में गया, अगर वो पर्सन पैसा ऐसा लेके इस पार्टी से उस पार्टी में गया तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि इसने पैसा लेके उधार गया? पैसा लो चाहे ना लो, लेकिन एक 4 कंडीशन मैंने आपको बताया। अगर तुमने ये 4 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो किया तो तुम अपनी पार्टी में उस पर्टिकुलर लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य से हट जाना पड़ेगा, तुम्हारी सीट वहाँ से खाली हो जाएगी। अब वो 4 कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन क्या थी? हमने जो चीज़ बोली, जो पार्टी ने बोला, व्हिप जारी किया, आपको उसी के अकॉर्डिंग वोटिंग करनी है। वोटिंग अगर आपने किसी अगेंस्ट के अंदर कर दी, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। इसका मतलब है आप पैसे ले रहे हो, कुछ है उस पार्टी के साथ तुम मोड़ लो, यही तो मतलब हुआ। दूसरी चीज़, नॉमिनेटेड मेंबर होते थे कि अगर कोई पर्सन है 6 महीने के अंदर, 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल हो गया, तो इस तरह की 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन को अगर आपने फॉलो किया तो आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ये लॉ कब आया? 1985 में आया, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से आया और इसने कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को ऐड कर दिया। यस 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 वो नॉमिनेटेड मेंबर किसी पार्टी से नहीं होते, उनकी ब्रांच होती है, साइंस, लिटरेचर, आर्ट और इस तरीके से। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन किस तरीके की। जैसे मान लीजिए, पहली बात, ये जो प्रोसेस है ये इलेक्टेड मेंबर के लिए है एंटी डिफेक्शन लॉ, ध्यान रखिएगा, ये इलेक्टेड मेंबर्स के लिए है। अब जो यहाँ पे नॉमिनेट हुए तो इनका पहली बात तो किसी पार्टी से मैटर ही नहीं करता है, ये किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, ये अपना जो भी वोट देंगे कहीं ना कहीं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से, किसी पार्टी से बिलोंग करते, ये सब पार्टीज में होता है। जिसको नॉमिनेट ही प्रेसिडेंट साहब ने किया हुआ, एक कॉमन सेंस है कि जिसको नॉमिनेट ही प्रेसिडेंट साहब ने किया हो
उसके साथ इतना इशू नहीं होता। अब जैसे एक इशू इसमें हुआ था, जब अभी आपको याद होगा कि एक हैं जो हमारे प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद के केस पे वर्डिक्ट दिया था, क्या नाम है उनका? रंजन गोगोई थे। उनको राज्यसभा में एज अ नॉमिनेशन उनको अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये बड़ा नो इट्स अ मैंडेटरी, दो चीज़ें साथ में ऑप्ट नहीं कर सकते। जब वो रिटायर हो गए तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हाँ रिसेंट पास में कुछ जल्दी हुए थे तभी, हाँ अभी मुझे लगता है 2020 में ये सब बात हुई है। ठीक है, तो क्या ये कंट्रोवर्सी? यस नहीं एग्जैक्टली यही तो होता है, यही तो कंट्रोवर्सी थी। उन्होंने बोला कि क्योंकि जो रंजन गोगोई साहब ने जो वर्डिक्ट दिया तो लोगों को लगा कि इन्होंने बीजेपी के फेवर में वर्डिक्ट दिया, तो अब बीजेपी उनको रेसिप्रोकल में कुछ देने के लिए क्या कर रही है कि वो राज्यसभा में उनको नॉमिनेट कर रही है। ये इनडायरेक्ट वे में था, डायरेक्ट वे में कुछ नहीं था, ऐसा कोई रीज़न नहीं। अरे सीधी सी बात है, सपोज दैट मान लीजिए किसी टेक्निकल ग्लिच पे कोई लॉ आया तो हमारे पास एक एक्सपर्टीज है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब उससे ज़्यादा लॉ के बारे में कोई जानता है? नो। तो अगर हमारे पास एक ऐसा मेंबर है, कोई लॉ के बारे में कोई प्रोसेस आए तो उस पर अच्छा डिसीजन दे सकता है, अच्छे बारे में राय देगा वो। लेकिन लोग होते हैं ना, वो हर तरह के लोग हर चीज़ को नेगेटिव सेंस में देखते हैं, उस पर मैटर नहीं कि, बट ये कि इनडायरेक्ट में ऐसा हुआ था, ये मैटर हुआ था। एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे बर्निंग टॉपिक है, एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे बर्निंग टॉपिक है। एंटी डिफेक्शन लॉ ही जो था वो हमेशा न्यूज़ में रहेगा। हाँ एक या दो साल बहुत दूर की बात है। अभी कर्नाटक वाले केस में देखिए, कर्नाटक वाला केस है, येदियुरप्पा साहब की जो सरकार चेंज हुई उसमें, उससे पहले कांग्रेस की वहाँ पे सरकार थी, वो जब चेंज हुई तो उसमें हर जगह चलता है ये हर जगह चलता है, अभी भी चलता है। अब वो प्रोसेस, लेकिन वो आपके सिलेबस का नहीं है, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा उसको, क्योंकि वो कंडीशन होती है कि अगर किसी भी पार्टी के 1/3 मेंबर एक साथ किसी पार्टी को छोड़ते हैं तब उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। इसमें भी चेंज हो गया है, मैं बता दूं अभी डेप्थ बहुत है, इसमें भी चेंज हो गया, इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा और बढ़ाया गया है। अब वो क्या है, आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए पता है क्या होता है, जब कभी कहीं टसल ऐसा हो रहा होता है तो जो पार्टीज होती है वो अपने मेंबर को एक ही जगह नज़रबंद कर देती हैं। कई केस में, आप कर्नाटक के ही केस में देख सकती हैं, तो कांग्रेस ही उसने एक पर्टिकुलर किसी होटल में एक पर्सन को सबको बंद कर, है ना, कांग्रेस ने पूरी पार्टी को एक कि कहीं कोई खरीद ना ले, उनको, तो ये डर रहता है, सबको रहता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 किस प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये लेके आए थे? कौन प्राइम? हाँ कौन था भाई, तो पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से, बताइएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, एनीवन एल्स? डेप्यूटी चेयरमैन, और पहली बात मैंने बोला प्लानिंग कमीशन खत्म हो गई, डेटा पुराना है। अब एक चीज़ बताओ, पेपर किस साल का है? हाँ तो वही तो, तभी तो प्लानिंग कमीशन है, ये खत्म हो चुका है, पूरा स्ट्रक्चर ही प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग में हो गया है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अभी हाँ, अभी क्या नहीं, ऐसा नहीं, इस पर आपसे नीति आयोग, अब जो क्वेश्चन बनेंगे उस पर आपसे प्लानिंग कमीशन का क्वेश्चन, हाँ तो ये अब आपसे नहीं पूछा जाएगा ना, अभी नहीं क्वेश्चन, अब ये मैं क्या बताऊँ, क्वेश्चन मोल्ड करने वाला पिछले तो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसको फ्री, तो ये फ्री मार्क्स हम लोग देंगे उसमें, आप घायल घबरा रहे हैं आपको, ठीक है? वो सबको फ्री देंगे नहीं है, तो अगर कम हुआ होगा तो ये आप समझ लीजिए कि ये चेंज हो चुका है, ठीक है? तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि इतना ध्यान रखना है कि प्लानिंग कमीशन कन्वर्ट इनटू नीति आयोग। अब इसका जो स्ट्रक्चर था और इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है? और सर ये जो हम लोग दोस्त हैं सर, जैसे सर्टेन सिटीज को कुछ स्पेशल नाम दिए जाते हैं, तो जैसे बैंगलोर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सर ये सब हम लोगों को है? हाँ क्यों नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ आपको मिलेगा,
ठीक है, फिलहाल ये चीज़ें हैं। और अब आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने भी कुछ मोल्ड किया था, वो हमने भी किए हुए थे, आप लोग को बताने थे, चीज़ उससे आएंगी। और कुछ और पूछ सकते हैं आप लोग जल्दी से। नेशनल कांग्रेस आप बताइए। दो तरह की होती है, एक होती है लेफ्टिस्ट, एक होती है राइटिस्ट, और एक बीच का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। नेशनल कांग्रेस जो है न्यूट्रल वाली में आती है, सेंट्रलिस्ट है। राघवेंद्र के अलावा कोई और क्वेश्चन पूछेगा कि सिर्फ राघवेंद्र ही पूछेंगे? कहाँ पे प्रोसेस है कि वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है, ऑप्शन क्या क्या है? पंचायती राज सिस्टम में तो होती हैं, पंचायती राज सिस्टम में। और क्या होता है कि वुमेन्स का प्रोसेस क्या होता है, वुमेन्स को पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन देने के लिए बात हो रही है। यहाँ पर जो राहुल गांधी जी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इस रिस्पेक्ट में, वो बहुत सपोर्ट करते हैं कि जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन है वो पार्लियामेंट में इंश्योर हो। लेकिन पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हुआ, बट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हो चुका है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसके बारे में स्पेसिफिकली देखेंगे कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली क्या है। ये एक मेन टॉपिक हमारा बचा हुआ है जिसके बारे में हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम लोग कनेक्ट कर देखेंगे। सर एक चीज बताइए। यस, जब हमको बोलेगा कि हमसे अगर पूछा गया कि इंडिया 2 टियर सिस्टम गवर्नमेंट है या फिर 3 टियर, तो सर हम क्या बोलेंगे? डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया। पहली बात, हम अभी एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 3 टियर गवर्नमेंट है, 3 टियर फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड पंचायती राज। ये हमारा एक यूनिक फीचर भी है कि 3 टियर को देखते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाएगा फेडरल, इंडियन फेडरल सिस्टम में किस तरह 3 दिया होगा तो 3 ही उसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे एक खास फीचर है हमारे फेडरलिज्म का। ओके, इन नॉर्मल सिचुएशन कंडीशन क्या, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन और दूसरे एक ही ऑप्शन थोड़ी ना होगा, 4 को इसमें करती है। उल्टा है ये राज्यसभा करती है, इस बार यही ऑप्शन में होगा सही। ये भी सही है क्योंकि इस पे होता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर कहें कि आप हमारे लिस्ट पे आके कानून बना दिए, देन पार्लियामेंट इज एबल टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। उन 2 पे ही होगा। और उसके बाद कंडीशन क्या होती है, अगर कोई स्टेट आना चाहे तो वो स्टेट उसमें आ सकता है, इंक्लूड हो सकता है। यस, डिप्टी चेयर मैंने बताना है, वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, अब उसके बारे में डिस्कस नहीं करनी। यू हैव टू फोकस ऑन टू नीति आयोग, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। मैंने बताया ना, नीति आयोग, इसी तरीके से पंचायती राज, इसी तरीके से म्युनिसिपल, एकदम नहीं आएगा। और अगर आएगा तो उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि चीज़ें ओल्ड हो चुकी। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, हाँ ये कंपैरिजन कर ले तो ये भी हम आपको बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे। प्लानिंग कमीशन बाकी, नीति आयोग बाकी है, कुछ बॉडीज़ बाकी हैं कि इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको कौन अपॉइंट करता है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले उसका पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड वे में बताएंगे। ओके, तो सर